स्वागत है आपका हमारे चैनल ARA में एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर की इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। इसका आज हम पढ़ रहे हैं पहला लेक्चर जो है लिविंग वर्ल्ड। चूंकि हम इस टॉपिक में बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे इसलिए पहला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा आप लोग कमेंट करेंगे कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी कब सेलिब्रेट किए जाना है। आप उसकी तारीख और ईयर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे और मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। और ये 1 मार्क्स का है जो JRF से लेकर कई जगहों पर पूछा जाता है। तो पहले जान लेते हैं बायोलॉजी होती क्या है, क्योंकि इससे 1 नंबर के सवाल बनने के चांस रहते हैं और ज्यादातर चांस होंगे बनेंगे ही, क्योंकि 1 नंबर का बहुविकल्पी का क्वेश्चन फादर का जरूर बनता है। बायोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जिन शब्दों के बाद में लॉजी शब्द लगा होता है वो कहां से लिए जाएंगे? ग्रीक भाषा से। जिन शब्दों के बाद में कल्चर शब्द लगा होगा वो कहां से लिए जाएंगे? लैटिन। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इन सब के बाद में कल्चर लगाए तो कहां से होंगे? लैटिन। और जैसे पैथोलॉजी हो गया, इंटमोलॉजी हो गया और बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी, इनके भी बाद में क्या लगा? लॉजी। ये कहां से होंगे? ग्रीक भाषा से। अब ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो और लॉगस। देखिए बायो का मतलब जैव और लॉगस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। जैव स्टडी। तो अब आपको कोई परिभाषा बायोलॉजी की पूछे तो सबसे आप बता सकते हैं वो जीवित वस्तुओं का अध्ययन। जीवित वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। जीवित वस्तुओं में कौन आ गया? आपके एनिमल्स भी आ गए और पादप भी आ गए, यानी प्लांट्स। अब बात करते हैं बायोलॉजी है ग्रीक भाषा से लिया गया है, बायो और लॉगस शब्द से बना है। हम देखते हैं कि इसके बायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं अरस्तु। क्या नाम है उनका? अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके मिड सेम, सेकेंड मिड सेम या फाइनल में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा और ये गारंटी दे रहा हूं मैं। ये बायोलॉजी है इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। पहला होता है जियोलॉजी और दूसरी है बॉटनी। जियोलॉजी में क्या होता है? जियोलॉजी में एनिमल किंगडम्स का अध्ययन करते हैं, जो जीव हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? जियोलॉजी में। और बॉटनी में आ जाते हैं। बॉटनी में अध्ययन किया जाता है पादप का। पादप टिश्यूज हो गए, पादप ऊतक जिसे कहते हैं, और पादप कोशिका हो गई, पादपों में जनन हो गया। ये किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? बॉटनी के। और जीवों में प्रजनन वगैरह और श्वसन, ये सब चीजें किसमें? जियोलॉजी में अध्ययन करेंगे। अब जियोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? अरस्तु। और बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। आप अरस्तु को कई जगह पर अरिस्टोटल देख पाएंगे, लिखा हुआ मिलेगा। अरस्तु को अरिस्टोटल भी कहते हैं। बॉटनी के फादर, ये जो मैंने फादर बताए हैं इनसे 1 नंबर पक्का है आपका। अब बात करते हैं कि जो आपका पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, वो उस पर अभी आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अब पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम, लिविंग वर्ल्ड। देखिए लिविंग वर्ल्ड में जीव हो गए, जो भी सजीव होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब चीजें।
जीव। पहले तो जान लेते लिविंग वर्ड में जीव क्या होते हैं। जीव, देखिए जीव की कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं होती कभी भी। जीव को आप कोई 2 लाइन की या फिर 1 लाइन की परिभाषा द्वारा निरूपित नहीं कर सकते कभी भी। जीवों का एक अपना विशेष लक्षण होता है। प्रत्येक जीव होगा, अगर वो सजीव अवस्था में है तो उसका एक लक्षण होगा स्पेसिफिक, एक नहीं बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसके द्वारा जीवों को परिभाषित किया जाता है। और वही लक्षण जिसे जीव में परिभाषित किया जाता है वही निर्जीवों में नहीं होते, इसलिए उन्हें निर्जीव कहा जाता है। अब बात आती है कि एक आपका लॉन्ग आंसर है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड के लक्षणों का आपको विवरण देना होता है। यह आपका फर्स्ट मिड में 6 मार्क्स में आ सकता है। जितने मार्क्स का आपका बनता होगा, हमारी यूनिवर्सिटी में तो 6 मार्क्स का एक लॉन्ग बनता है, तो ये आता है, आ सकता है। और मेरे फर्स्ट मिड में यही पूछा गया था और ज्यादातर चांस है कि आप में पूछा जाएगा फर्स्ट मिड में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक होता है और लॉन्ग में एक अच्छा टॉपिक ही पूछा जाता है हमेशा। तो जीवों में पहला लक्षण जो होता है वो होता है जन्म। जन्म ये जीवों का प्रमुख लक्षण है कि अगर कोई भी वस्तु जीवित अवस्था में है या फिर जीव है तो उसका जन्म हुआ होगा। आप निर्जीव नहीं है कि उसका कोई निर्माण कर सके। सजीवों का कभी निर्माण नहीं होता, इनका प्रजनन द्वारा ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर जन्म लेते हैं। ये दूसरा है वृद्धि ऑब्लिक विकास। अगर सही से देखें तो हम वृद्धि और विकास में भी अंतर देख सकते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं वृद्धि और विकास जीवों का एक प्रमुख लक्षण है कि जो शिशु होता है उसके आकार में वृद्धि होती है, और जो सीड होते हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के छात्र हैं सब, तो आप देखेंगे कि जो एक सीड होता है कैसे इतने बड़े पौधे को जन्म देता है और विकास करता है। वो सीड का विकास होकर एक इतना बड़ा प्लांट बन जाता है। तो जीवों का ये विशिष्ट लक्षण है। और नंबर 3 जो सबसे चीज है महत्वपूर्ण, श्वसन। देखिए जितने भी जीव हैं वो वातावरण से वायु को ग्रहण करते हैं, और वायु में CO2 भी ग्रहण कर सकते हैं और ऑक्सीजन भी, क्योंकि हम सजीव की बात कर रहे हैं। सजीव पौधे भी होते हैं और एनिमल्स भी। एनिमल्स में आपका जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, और जो पेड़ होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये श्वसन की क्रिया कहाँ किनमें देखने को मिलती है, जीवों में। लिविंग वर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है ये। अब नंबर 4 की बात करते हैं, जो इसमें होगी उपापचय। देखिए आप भोजन करते हैं, भोजन को पचाना पड़ता है, जो शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं। कैसे ATP और ADP का निर्माण होता है, NADP का, ये सब उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। 5 जो है वो है गति। इसमें एक विवाद है कि आप देखेंगे पेड़ों में कोई गति तो नहीं हो रही, वो एक चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसे आप गति नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो जीव होते हैं वो जा सकते हैं। तो जीवित तो पौधे भी हैं और जीवित तो एनिमल्स भी होते हैं। जो पौधों की गति होती है वो भिन्न भिन्न रूपों में होती है। उसे आप ऐसे नहीं देख सकते कि एक स्थान पर अभी पौधा है तो कल जाकर बगल चला जाएगा, वहां पर लग जाएगा। नंबर 6 पर जो है वो है संवेदना। संवेदना देखिए बाह्य वातावरण के प्रति संवेदना होती है जीवों में। अगर उनके बॉडी पर कोई भी क्षति पहुंचती है तो वो उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। मौसम परिवर्तित होता है तो उनके वातावरण में परिवर्तन के कारण शरीर में भी परिवर्तन लाते हैं। और दूसरी बात आप ऐसे समझिए, जैसे कोई क्षति पहुंची तो पहले मस्तिष्क में ये सूचना पहुंचेगी, उसके बाद वही प्रतिक्रिया देंगे। ये सब संवेदनाओं के अंतर्गत ही आता है। प्रत्यावर्ती चाप, ये सब आप कक्षा 10 में पढ़ के आए होंगे। अब नंबर 7
उत्सर्जन, जो आप भोजन करते हैं, जो भोजन करेंगे आप उसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालते हैं। जैसे उत्सर्जन के रूप में हम जो जल होता है मनुष्य पसीने के रूप में निकालते हैं, ये भी एक उत्सर्जन का उदाहरण है। वस्तुएं ऐसा नहीं कर पाती। आप कभी देखते हैं कि कोई कुर्सी है उससे पसीना निकल रहा है? नहीं होता। या फिर कोई पत्थर पड़ा है, ईंट पड़ा है, उससे कुछ पदार्थ निकल रहा हो? नहीं होगा। और नंबर 8, जैसे हमने जन्म से शुरू किया था तो खत्म कहां करेंगे? मृत्यु पर। जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनकी मृत्यु सदैव निश्चित होती है। अब यहां पर भी एक अपवाद है कि जेलीफिश की मृत्यु कभी प्राकृतिक नहीं होती है, उसे बाह्य कारकों द्वारा ही जब तक क्षति न पहुंचाई जाए जब तक मृत्यु नहीं होती। लेकिन मृत्यु होती है, प्राकृतिक नहीं होती है कि जन्म लिया है, जन्म तो ले लेती है लेकिन वो कभी स्वतः से ये नहीं जीवन काल पूर्ण हुआ मर गई। अब हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लिविंग वर्ल्ड। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है डायवर्सिटी। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक लाइक बनता है और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने मित्रों के साथ। डाइवर्सिटी, विविधता, विविधता। देखिए विविधता को आप कैसे समझ लीजिए कि आप देखते हैं आपके भाई या फिर पापा, माता पिता, सब में असमानताएं होती हैं। कुछ समानताएं होंगी, आपका चेहरा मिलता होगा, लेकिन उसके पश्चात भी उनमें क्या होगा? आप विभेद कर सकते हैं। विभेद करना ही सबसे महत्वपूर्ण है कि विभेद जिनमें किया जा सकता है वही उनकी विविधता होती है। अब एक मनुष्य एक प्रजाति, कॉमन प्रजाति है, ठीक, तो मनुष्यों में भी विविधता होती है। कोई मनुष्य एक समान नहीं होगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि कोई 7 मनुष्य होते हैं जो जिनका एक समान चेहरा होता है, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उनकी भी विविधताएं होंगी। उनमें कुछ विशिष्ट गुण होंगे या विशिष्ट अंग होगा, कलर या भिन्न हो जाए, कुछ भी अगर ऐसा पॉसिबल होता होगा तो विविधता देंगे। ऐसे ही अगर मेढक देख लें, आप कोई प्रजाति देख लें, उनमें विविधता देखने को मिलती है। अब विविधता का एक उदाहरण है मगरमच्छ और घड़ियाल। दोनों एक जैसे दिखते हैं परंतु वो एक नहीं है, उनमें विविधता है। और दूसरा लेक्चर हम जल्दी लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा वादा है कि हम सिलेबस कंप्लीट जरूर करेंगे और हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी और टीचर्स जो हैं वो भी आ जाएं, वो भी पढ़ाएंगे जो हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं। अभी हमारे एक सर हैं, उनसे बात कर रहे की थी हमने, वो देखिए हो सकता है जल्दी आ जाए।